नमस्कार, मैं रुक्मणी मीना। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अनुसूची का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य एवं प्रकारों की चर्चा की है। आज हम अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। अनुसूची निर्माण का तात्पर्य है कि किसी भी अनुसूची का निर्माण या रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो अध्ययन विषय का निर्धारण करना तथा ये तय करना कि विषय के किन पक्षों से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाएंगे। अध्ययन समस्या से संबंधित प्रत्येक पहलू से हमें कौन सी सूचनाएं प्राप्त करनी है। प्रत्येक पहलू को भी कई उपभागों में बांटा जाता है। प्रश्नों की भाषा, वाक्यों की रचना, सारणी के खाने और उनकी भाषा तय की जाती है। प्रश्नों को कि एक व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है जिससे कि सिलसिलेवार या व्यवस्थित सूचना प्राप्त की जा सके तथा उनसे प्राप्त सूचनाएं आसानी से सारणीबद्ध एवं वर्गीकृत की जा सके और अनुसूची की वैधता की जांच की जाए। इसके लिए एक छोटे से निदर्शन पर उसका प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे मुख्य अनुसंधान में आने वाली कठिनाइयाँ एवं अनुसूची की कोई भी कमी हो उसका पता लगाया जा सके और जिन्हें दूर करके ही उनके वास्तविक प्रयोग के लिए तैयार किया जाना चाहिए। तो एक अनुसूची निर्माण या बनाते समय हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अनुसूची के दो भाग बताए गए हैं, एक भौतिक पक्ष और दूसरा बाह्य पक्ष। अनुसूची का भौतिक पक्ष या बाह्य पक्ष, दूसरा आंतरिक पक्ष। तो इसमें हमको पहले बाह्य पक्ष पे चर्चा करनी है और दूसरा उसके आंतरिक पक्ष पे। तो बाह्य पक्ष जब आकर्षक होता है, सुंदर होता है, तो उसको उत्तरदाता को पढ़ने में अच्छा लगता है। तो अनुसूची का निर्माण या अनुसूची निर्माण के जो भौतिक पक्ष है उनका भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अनुसूची का आकार एक निश्चित या सीमित मात्रा में होना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अनुसूची का आकार लगभग 8x11 से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनुसूची हेतु जो कागज़ काम में लिया जा रहा है वो छकने वाला नहीं होना चाहिए और खुरदरा नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, चिकना और साफ। तीसरा, रंगीन कागज़ का प्रयोग आकर्षक होता है, इसलिए अनुसूची में रंगीन कागज़ का प्रयोग करना चाहिए। अनुसूची का निर्माण करते समय सूचनाएं लिखने के लिए पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा जाना चाहिए। अनुसूची में के पेज पर हाशिया अवश्य छोड़ा जाना चाहिए। अनुसूची में कागज़ के एक तरफ ही लिखना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि दूसरी तरफ यदि हम लिखते हैं तो उसमें इतना आनंद नहीं आता, तो उत्तरदाता उसमें उबाऊ महसूस करता है। अगला, कॉलम, शीर्षक तथा उपशीर्षकों द्वारा मदों को व्यवस्थित कर लिया जाना चाहिए। मद से मतलब कि जैसे जाति अलग कर ली, आय अलग कर ली, व्यवसाय, इस तरह के कॉलम उसमें अलग से बना लेने चाहिए। अगला, अनुसूची में पदों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हुआ अनुसूची का बाह्य पक्ष यानी कि भौतिक पक्ष। दूसरा है अनुसूची की
अंतर्वस्तु या आंतरिक पक्ष। अनुसूची का आंतरिक पक्ष कैसा होना चाहिए, उसमें उसको भी दो भागों में बांटा है कि एक तो उत्तरदाता की बारे में प्रारंभिक जानकारी, जिसमें उत्तरदाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय, आय आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी होती है। दूसरे भाग में समस्या से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ होती है। साथ ही अनुसूची भरने के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक निर्देश भी होते हैं। इसी में अनुसंधान विषय तथा अनुसंधान करने वाले संस्थान या व्यक्ति का परिचय भी होता है। थर्ड देखते हैं कि अनुसूची की शब्दावली एवं प्रश्न किस तरह के होने चाहिए। तो अनुसूची में भी प्रश्नों के द्वारा सूचनाओं का संकलन किया जाता है, अतः उसके निर्माण में उचित शब्दों एवं प्रश्नों का चयन आवश्यक है, क्योंकि इनके अभाव में हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। कोई सी भी अनुसूची हो, उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाना चाहिए। अनिर्दिष्ट प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सूचनादाता को स्वतंत्रता होती है। अनिर्दिष्ट नाम से ही इसका अर्थ निकल रहा है, और वो अपनी राय जिस प्रकार चाहे व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्न प्राय किसी समस्या पर जनमत जानने, उसके कारण एवं उसका समाधान ढूंढने के लिए बनाए जाते हैं। इनके उत्तर विविधतापूर्ण, अनिश्चित एवं लंबे होते हैं। सूचनादाता की मनोवृत्तियों को जानने के लिए भी ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया जाता है। जैसे एक प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, या फिर आपकी राय में छात्र असंतोष या गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये है अनिर्दिष्ट प्रश्न। दूसरा निर्दिष्ट प्रश्न, इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर पहले से ही लिखे होते हैं और सूचनादाता को इनमें से कोई भी एक उत्तर चुनना होता है। इन प्रश्नों के उत्तर देना सूचनादाता के लिए बहुत सरल होता है, तथा इनका जो वर्गीकरण और जो सारणी बनाते हैं वो भी बहुत सुविधाजनक होती है। जैसे आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, उसमें आंसर में लिखा होगा विवाहित, अविवाहित, विधुर, विधवा, तलाकशुदा। तो उत्तरदाता को केवल उसको बताना होता है कि विवाहित है, अविवाहित है, या फिर क्या आप शिक्षित है अथवा अशिक्षित, तो शिक्षित या अशिक्षित। इस तरह के निर्दिष्ट प्रश्न कहलाते हैं। दोहरे प्रश्न, जब किसी प्रश्न के दो ही संभावित उत्तर हो सकते हैं तो ऐसे प्रश्नों को दोहरे उत्तरों वाले प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों का एक उत्तर सकारात्मक एवं दूसरा नकारात्मक होता है, यानी कि एक हाँ में और एक ना में होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का वर्गीकरण एवं सारणीयन सरल एवं सुविधाजनक होता है। ऐसे प्रश्नों के जैसे उदाहरणतः, क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं, हाँ या नहीं? क्या आप सहशिक्षा के पक्ष में हैं, हाँ या नहीं? तो इस प्रकार के दोहरे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। बहुवैकल्पिक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों में कई संभावित उत्तर होते हैं और उत्तरदाता को इनमें से कोई एक उत्तर छांटना होता है, जैसे कै, खे, घे, घे। और ये निर्दिष्ट प्रश्नों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। इसमें सभी संभावित उत्तर लिखने के बाद अंत में अन्य कोई भी जोड़ दिया जाता है, जिससे और भी कोई उत्तर होने पर उसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरणतः, जीवन साथी के चुनाव में आप किसे प्राथमिकता देंगे? जैसे स्वास्थ्य एवं सौंदर्य, आयु, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, संपत्ति, स्वभाव, गुण या अन्य कोई। इसी तरह से अगला निर्देशक प्रश्न, जब किसी प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निर्देशक प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहन देते हैं, यद्यपि ये आवश्यक नहीं है कि उनका उत्तर सदैव हाँ में ही दिया जाए। फिर भी ऐसे प्रश्न चूँकि संकेत एवं सुझाव देने वाले होते हैं, अतः उन्हें सकारात्मक उत्तर की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। ऐसे प्रश्नों के उदाहरण हैं, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि शिक्षित स्त्रियां अपने परिवार का ध्यान अधिक रखती है, हाँ या नहीं?
अगला, बहुअर्थक या पेचीदा प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की भाषा ऐसी होती है कि उनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे प्रश्नों के सूचनादाता अपने अपने अर्थ लगाते हैं। ऐसे प्रश्न अनुसूची में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। इसका एक उदाहरण है, आप कहाँ के निवासी हैं। इसकी बजाय इस प्रश्न में स्पष्ट होना चाहिए कि आप का घर गांव में, प्रांत या देश कहाँ पर है। इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि घर, गांव, प्रांत, देश आदि में से क्या लिखना है, तो पेचीदे प्रश्न से बचना चाहिए। श्रेणीबद्ध प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को कई उत्तरों में से एक नहीं वरन सभी को चुनना तथा उन्हें अपनी पसंद के अनुसार एक क्रम में लिखना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अनुसूची में छपा हुआ क्रम उत्तरों को बहुत प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, आप कौन सा व्यवसाय पसंद करते हैं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, व्यापार, वकालत, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इत्यादि। अगला, अस्पष्ट प्रश्न। ऐसे प्रश्नों से उत्तरदाता ये नहीं जान पाता कि प्रश्न क्या पूछा गया है और इसका उत्तर क्या है। उदाहरणतः, क्या आप सुशिक्षित हैं? तो इस प्रश्न में सुशिक्षित का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसके स्थान पर ये पूछा जाना चाहिए कि आप कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किए हैं, यानी आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है। तो अनुसूची निर्माण करते समय हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। धन्यवाद।